हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, चलिए। तो आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है 3 साझेदार अजय, विनोद और चंदन ने अपनी अपनी राशि को 4, 3 और 10 के अनुपात में निवेश किया। 5 महीने बाद अजय अपनी राशि का इस प्रकार निकालता है कि अजय और विनोद का कुल निवेश जो है चंदन के प्रारंभिक निवेश का आधा हो जाता है। निकालता कौन है? अजय। ठीक है, बस ये बात याद रखनी है, निकाल कौन रहा है? अजय, वो भी 5 महीने बाद। तो चलिए, अजय को ए मान लिया हमने, विनोद को बी मान लिया और चंदन को सी मान लिया। ठीक है, तो और अजय का इन्वेस्टमेंट कितना है? 4, विनोद का 3 और चंदन का 10। ये क्या है? इनकम का क्या है? रेशियो है। तो हम मान लेते हैं कि अजय ने 4x इन्वेस्ट किया, विनोद ने कितना? 3x, और चंदन ने कितना? 10x इन्वेस्ट किया। टोटल जो उन्होंने 4x, 3x और 10x इन्वेस्ट किया। कह रहा है 5 महीने बाद, मतलब 5 महीने बाद तक इन्होंने क्या किया? इतना इन्वेस्ट रखा। 5 महीने तक इन्होंने अपना इतना ही रखा। फिर कह रहा है कि 5 महीने बाद अजय अपनी राशि को इस प्रकार निकालता है कि अजय और विनोद का कुल निवेश चंदन के प्रारंभिक निवेश का आधा हो जाता है। तो चंदन की प्रारंभिक निवेश कितनी थी? 10x। आधा मतलब कितना? 5x। और विनोद ऑलरेडी 3x सही है। ठीक, कितना है? 3x। तो अब हमें 5x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से अजय में से कितना निकालना पड़ेगा? ये 4x है तो 2x निकाल दिया तो 2x बचा, और 2 और 3x कितना हो गया? 5, जो कि चंदन के प्रारंभिक निवेश का आधा हो गया। तो प्लस कितना? अब इन्वेस्टमेंट 2x निकाल लिया, अब बचा कितना? 2x। कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। और आगे इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया तो 3x, इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया तो 7 प्लस 3x+7। आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट 3x इंटू 12 का गुणा कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी 10x इंटू 12 कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने अपने इनकम में कोई परिवर्तन नहीं की, सिर्फ परिवर्तन किसने किया है? अजय ने किया है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 4×5 = 20, 7×2 = 14, कितना हो जाएगा? 34x। और इसका कितना हो जाएगा? 5×3 = 15, 7×5 = 35, 5×3 = 15 और 7×3 = 21, कितना हो जाएगा? 36x। यहाँ कितना हो जाएगा? 120x। कितना? 120x। 2 से कट रहा है, काट देते हैं। 17x, 18x प्लस 60x, सॉरी रेशियो 60x बराबर। ये टोटल कितना हो गया? 17, 18 कितना? 35, 35 और 60 कितना? 95x। टोटल कितना है इनका प्रॉफिट रेशियो? प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि इनकम एंड टाइम का रेश मल्टीप्लाई करने पर जो इनका बीच का रेशियो आता है वो क्या आता है? प्रॉफिट का रेशियो आता है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। ठीक, तो ये टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 95x। कह रहा है यदि लाभ में विनोद का हिस्सा 1008 रुपये है तो वार्षिक कुल लाभ कितना होगा? तो किसका दिया है? विनोद का। विनोद का कितना प्रॉफिट है? 18x, लेकिन वो कह रहा है कि कितना है? 1008।
तो 18x बराबर कितना, 1008। तो x का मान कितना हो जाएगा, 18×5 = 90, 18×6 = 108। x का मान आ गया 56। हमसे पूछ क्या रहा है, टोटल टोटल कितना है 95x, 95 को ऐसे रहने देते हैं, x का मान 56 रख दिया, तो कितना हो जाएगा ये 6×5 = 30, 5×25 और 6×9 = 54, 25×54 कितना हो जाएगा 79 और 2 82, 8 5×9 = 45, 8 53, कितना हो गया 5320 रुपये। टोटल कितना 5320 रुपये। तो कौन सा सही हमारा है, ये वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए, उसके बाद मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित समय अवधि में मूलधन और राशि का अनुपात कितना है, 3 और 5 का अनुपात होता है। और 3 वर्षों के बाद, फिर 3 वर्षों के बाद उसी ब्याज दर पर मूलधन और राशि का अनुपात कितना हो जाता है, 4:9 हो जाता है। तो प्रति वर्ष की ब्याज दर क्या है। ठीक है, तो एक बात बताइए हमें, अब बेसिक से करते हैं पहले, कितना बेसिक से करते हैं। तो कह रहा है कि टाइम भी नहीं दिया है, तो हम टाइम टी मान लेते हैं। पहले कंडीशन के लिए टाइम नहीं दिया है, तो हम टाइम टी मान लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो हमने कितना मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लिया हमने। अब बताइए यहाँ पे क्या दिया है, पी एंड ए का रेशियो दिया है, कितना है 3:5 तो हमने कितना मान लिया, इसको मान लिया 3x, इसको मान लिया 5x। ठीक, तो ब्याज कितना मिला 2x। ये क्या है हमारा SI। तो आपको पता है एक फॉर्मूला कि SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो रख देते हैं, ठीक, रख देते हैं हम, कितना हो जाएगा ये हमें मिला 2x। ये हमारा कितना हो गया, P का मान कितना है, यही तो है 3x, तो 3x रख दिया। R और T का मान नहीं पता है, तो हम डायरेक्टली हम जो माना वो रख देते हैं, कितना 100। कैंसिल कैंसिल, RT का मान कितना हो गया 200/3 हुआ, 100 का गुणा इधर कर दिया, 3 बटे में हो गया। RT का मान कितना आ गया 200/3। आगे अब कह रहा है, वहीं आगे कह रहा है कि 3 वर्षों बाद जो टाइम था, अब टाइम कितना हो गया, टाइम जो है T+3.5 वर्ष बाद ईयर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितना है, वही है, आ रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है। ठीक, लेकिन अब क्या दिया है, पी एंड ए का रेशियो कितना हो गया, वो 4 और 9 हो गया। तो हम मान लेते हैं 4y या 9y। अब इंटरेस्ट कितना मिला 5y का। फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि SI बराबर क्या होता है, डायरेक्ट हम रख दिए 5y बराबर P का मान कितना 4y। R का मान हम यहाँ से रख लेते हैं, छोड़िए अभी ऐसे ही डायरेक्ट रख देते हैं, R का मान ऐसे ही रख दिया। T का मान कितना T+3.5/100 और y से y कैंसिल। ठीक, 25×4 = 100, 25 का गुणा इधर किया तो 125। ठीक, और इधर कितना हो जाएगा RT, R का अंदर गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 3.5R। अब RT का मान कितना पता है 200/3, 125। RT को इधर लाते हैं और RT के मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस आए हो जाएगा, इधर आएगा,
उसका मान कितना है, इतना 200/3, तो 3.5 आर। ठीक, अब 125 में 3 का गुणा करेंगे 375, 375 में से 200 गया कितना, 175/3, और इधर कितना है 3.5 आर। ठीक, अब क्या करते हैं, आर को इधर लाते हैं, तो 175, और दशमलव को हटाने के लिए हमने क्या किया, 10 से ऊपर गुणा कर दिया, ये 3 और ये कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अब आर का मान हमें पता चल जाएगा कितना, 5×2=15, 5×5=25, 5×7=35। ठीक, 7×5=35, 50/3, 50/3 आर बराबर, तो आर का मान कितना हो जाएगा 16.66%। कितना हो गया 16.66%। कौन सा आंसर हमारा सही है, यू वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, ये हमारा था बेसिक मेथड। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं, हम शॉर्ट मेथड बताते हैं आपको। शॉर्ट मेथड क्या है, ठीक, दूसरा क्या है हमारा शॉर्ट मेथड, कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित समय अवधि में मूलधन और राशि का अनुपात कितना है, P/A का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 3 और 5 का। फिर आगे कह रहा है कि 3.5 वर्षों के बाद, 3.5 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है 4 और 9। ठीक, कितने वर्षों बाद, 3.5 वर्ष के बाद, तो कितनी हो जाती है 3.5 वर्ष के बाद ईयर। तो एक बात बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हमेशा हमें प्रॉफिट जो मिलता है वो किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे। और प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, सेम होता है, चाहे किसी ईयर के लिए ले लीजिए। अगर पहले ईयर पे 500 रुपये है तो अगले ईयर में भी 500 पे ही ब्याज मिलेगा। तो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो सेम होता है भाई। तो यहाँ पे अगर हम 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो 4 का गुणा इधर किया तो 4 का इधर भी करना पड़ेगा, 3 का इधर किया तो 3 का इधर भी करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 20, यहाँ कितना 12, और प्रिंसिपल हमारा क्या है बराबर है, यहाँ कितना 27। देखा जाए तो ये कितना बढ़ा 7 यूनिट। ठीक, 7 यूनिट बढ़ गया हमारा, जो है ब्याज कितना बढ़ा 7 यूनिट, और कितने साल में 3.5 ईयर में। तो एक ईयर में कितना बढ़ा, एक यूनिट बढ़ा कितने ने, एक यूनिट ब्याज, ये हमारा क्या है ब्याज ही तो है। एक यूनिट बढ़ा ब्याज हमारा कितने साल में, 7×5=35 ईयर में। कितने ईयर में 0.5 ईयर में। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ब्याज कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो ब्याज कितना बढ़ रहा है 8 यूनिट बढ़ रहा है। तो एक यूनिट बढ़ा 0.5 ईयर में, तो 8 यूनिट बढ़ेगा कितने टाइम में, 8×5=40, मतलब 4 साल में। कहने का अर्थ अब यहाँ से पता चल गया कि हमारा मूलधन जो 12 था वो 20 होने में कितना साल लग गया, 4 साल लग गया। 12 से 20 होने में 4 साल लग गया। तो आपको फॉर्मूला पता है कि SI बराबर क्या होता है, PRT/100। SI कितना, यहाँ पे यहाँ से देखा जाएगा, जो अब ये हमारा नया रेशियो आया है, यहाँ पे हमें ब्याज कितना बढ़ गया, हमारा ब्याज कितना बढ़ गया 8 यूनिट बढ़ गया, और प्रिंसिपल कितना था 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है 8, लेकिन टाइम अब पता हो गया, कितना साल लग गया 4 साल लग गया भाई इतना बढ़ने में, अपॉन 100। अब सॉल्व कर लेते हैं, 4×2=8, 4×3=12, यहाँ पे कितना हो गया 4, 25, तो 25×50/3 बराबर R। R का मान कितना आ गया 16.66%। तो ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा केयर होके सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे ध्यान से पढ़िए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। कह रहा है यह निर्णय लिया गया कि 7200 रुपये का ऋण लिया, ठीक है, और उसे 600 रुपये प्रति माह की दर से 15 समान किस्तों में चुकाया जाएगा। तो निवेश पर प्रतिफल की दर, मतलब रेट ऑफ रिटर्न क्या था, यही हमको बताना है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या था। तो उसने अमाउंट कितना लिया था, प्रिंसिपल जो लिया था उसने कितना लिया था, 7200 रुपये। और उसने अमाउंट कितना टोटल भरना पड़ा, अमाउंट टोटल भरना कितना पड़ा उसे, 600 रुपये प्रति माह की दर से भरना कितना पड़ा 15 माह के लिए। तो 15 छक्का 90, उसने टोटल पैसा जो भरा वो कितना पड़ा, 9000 रुपये। तो ब्याज कितना देना पड़ा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना देना पड़ा उसे, 1800 रुपये। कितना देना पड़ा, 1800। हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप एक बात बताइए कि 15 मंथ में उसने भरा कितना, 15 मंथ में उसने कितना भरा, 1800 रुपया, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, 12 मंथ का चाहिए ना। तो वही तो हमारा क्या होगा, उसी से तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि साल का। तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 1800 सॉरी, बटा 15 गुणित 12। तो ये कितना हो जाएगा, 15 120 हो जाएगा। और 12 बार हम 144, मतलब 1440 रुपये एक साल में भरा उसने। तो अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए, कितना भरा एक साल में, 1440 रुपया। प्रिंसिपल कितना था हमारा, 7200 रुपया इंटू 100। भाई जैसे हम ब्याज निकालते, प्रॉफिट निकालते हैं तो कितना, जो हमें प्रॉफिट होती है, मतलब यहाँ पे हमने 1440 रुपये एक साल में भरा, एक साल में 1440 रुपये भरा। तो 7200 रुपये हमारी जो है अमाउंट थी, प्रिंसिपल थी सॉरी, और 1440 रुपये एक साल में हमने ब्याज दे दिया उसको। तो अब क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 12 बरहियम 144 120, 12 छंग 72, 6 दूनी 12 20। तो ये कितना हमारा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 20% पर ईयर, पर ईयर। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 20% पर ईयर। तो कौन सा सही है हमारा, सी वाला। अगर ये चीज़ें आपको 8% नहीं समझ आए तो जाहिर सी बात है आप यही रख लीजिए भाई, एस आई बराबर PRT/100, PRT/100। इंटरेस्ट कितना आया 12 महीने का, 1440 रुपये, गुणित 100 कर देंगे इसको इधर। पी का मान कितना था, 7200, टाइम एक साल, बराबर आर। तो बात तो वही हुई ना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। कि आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है राजेश और संजय ए से बी तक 56 किमी की दूरी तय करते हैं। राजेश है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी दी है, 56 किलोमीटर। राजेश है एंड संजय, ठीक। कह रहा है कि
राजेश की गति 7 किमी प्रति घंटा है, सॉरी 7 किमी प्रति घंटा है, और इसकी दूरी 9 किमी प्रति घंटा है। संजय पहले बी पर पहुंचता है, संजय कहाँ है, ये क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो ये बी पर ये पहुंच गया, और उसके बाद क्या तुरंत वापस लौटता है। वापस में वह राजेश से सी बिंदु पे मिलता है। संजय यहाँ से जाके ये ए और बी पॉइंट है, क्या हुआ कि बी पॉइंट पे पहुंच गया और फिर क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। तो राजेश से कहीं यही मिलता है, मान लेते हैं वो सी पॉइंट दिया है ये कि सी पॉइंट पे मिलता है। तो आप बताइए कि राजेश ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और संजय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो संजय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, संजय पहले गया यहाँ, तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। तो टोटल अगर 56 है तो इतनी दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी, तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 56 माइनस एक्स होगी, जाहिर सी बात है। तो टोटल 56 है, तो ये अगर ये x है तो 56 माइनस एक्स। तो क्या बताइए कि संजय गया यहाँ तक बी तक और फिर वापस आया सी तक, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 56 किलोमीटर गया और x किलोमीटर आया, टोटल कितना 56 प्लस x डिस्टेंस ट्रेवल किया। और राजेश ने कितना किया, राजेश अभी यहाँ से सी पॉइंट पे ही पहुंचा है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 56 माइनस एक्स, कितना 56 माइनस एक्स। ठीक, वापिस में वह राजेश सी से बिंदु पर मिलता है, तो ए और सी के बीच की दूरी बतानी है। तो एक बात बताइए आप कि क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा, क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये चीज बताइए कि एक ही टाइम में, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि एक टाइम में, मतलब समय उन्होंने चेंज नहीं किया, एक ही टाइम में जो भी टाइम गए हैं वो यहाँ से गया और वापस आ गया, अभी तक ये यहीं पहुंचा है। ध्यान से पढ़िए, तो टाइम क्या है, टाइम इनका सेम है, सेम टाइम में इन्होंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक, अगर टाइम सेम है तो क्या होगा इनका, d1/v1 बराबर d2/v2 होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने टाइम में, 56 माइनस एक्स, स्पीड कितनी थी 7, इसने कितना ट्रेवल किया 56 प्लस एक्स, इनकी स्पीड कितनी थी 9 किमी प्रति घंटा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब सॉल्व कर लेते हैं, 9 का गुणा इधर करते हैं तो 9 गुणित 56 कर देते हैं, और माइनस 9x, इधर गुणा करते हैं तो 7 गुणित 56 कर लेते हैं, और प्लस 7x। अब 9x को इधर लाते हैं और 7 गुणित 56 को इधर ले जाते हैं, और 56 हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो बचता क्या है 9 माइनस 7, इधर कितना है 9 7 16x। तो 56 गुणित 2 बराबर 16x। 56 दूना 112 होता है, ये 16 सत्ते 112, एक्स का मान यहाँ से कितना आ गया भाई 7, कितना आ गया एक्स का मान 7। तो पूछ रहा है ए और सी, ए से सी तक की दूरी कितनी है, ए से सी तक की दूरी कितनी है, ए टू सी डिस्टेंस कितनी है, यही तो है 56 माइनस एक्स। तो 56 माइनस एक्स बराबर क्या है, 56 माइनस एक्स का मान 7 दिया है, निकला है मेरा, तो ये कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। आ गया समझ में। तो आपको ये बात याद रखनी है कि वो डिस्टेंस उनकी टाइमिंग जो है वो सेम है, बस उसी कॉन्सेप्ट में, इतनी कहानी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने समझाने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना था, ये इतना लिखना था, आप उसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है,
तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है ध्वनि जो है 260 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। यदि बिजली चमकने के 15 सेकंड बाद गरजने की आवाज़ सुनाई देती है तो गरजने वाले बादल की दूरी कितनी थी। ठीक है, तो हम समझते हैं कि बादल यहाँ कहीं है। ठीक है, और उससे जो बड़ा खड़ा व्यक्ति है वो कहीं जो देख रहा है ये सब, वो यहाँ कहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि ध्वनि की 260 की मीटर प्रति सेकंड से चलती है यदि बिजली चमकने के 15 सेकंड बाद। तो आप बताइए कि जब यहाँ पे बादल गरजा तो बिजली तो तुरंत चमकी, तो बिजली क्या है, तुरंत उसको दिखाई पड़ गई यहाँ पे। लेकिन ध्वनि जो है वो 260 सेकंड बाद सुनाई दिया। तो हम यही मान के चलते हैं कि बादल उसी जगह है, क्योंकि अगर बादल चल रहा होगा तो भाई डिस्टेंस बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन हम मान लेते हैं कि बादल जो है वहीं है, चमका और वहीं है। तो 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल रहा होगा। अगर ध्वनि की स्पीड 260 मीटर पर सेकंड है तो 15 सेकंड में इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। यही जो हम, ये जो डिस्टेंस हमारी आएगी यही तो इसकी डिस्टेंस होगी, इनके उनके बीच की। तो ये कितना आ गई, 130 कर लेता हूँ मैं इसको, और इसको 30 कर लेता हूँ। इसको आधा कर दिया, इसको दूना कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, 4300 मीटर हो गया। तो किमी में कितना होगा, 1000 से भाग दे दिया तो 3.9 किलोमीटर। तो कहने का अर्थ बादल और व्यक्ति के बीच कितने की दूरी है, 3.9 किलोमीटर। हम ये मान के चलते हैं कि बादल चल नहीं रहा है। अगर बादल चल रहा होता तो भाई बादल और 15 सेकंड में वो भी तो आगे बढ़ता, तब क्या होती डिस्टेंस, डिस्टेंस जाहिर सी बात है फिर बढ़ जाती। लेकिन हम यही मान के चल रहे हैं, अगर उसने नहीं दिया है तो हम यही मान के चल रहे हैं कि बादल अपनी जगह रुका हुआ है। ठीक है, तो कितना हो गया, 3.9 किलोमीटर। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए। मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन की जब भी आप मिले क्वेश्चन को, आप उसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए और पता करिए कि इसमें दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। और करना कैसे है तभी पॉसिबल है अगर आपने ढेर सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो। ठीक है, वैरायटी टाइप के क्वेश्चन। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके साथ लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ। होम्योपैथ मैंने इसीलिए नाम रखा है इसका कि आपको बूंद बूंद मिले। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो जब आप बूंद बूंद लेते हैं तो कोई भी रोग जड़ से खत्म हो जाता है। ठीक है, हो ठीक। तो चलिए आप पढ़िए, इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ करना कैसे। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक प्रबंधक ने एक मजदूर को इस शर्त पर नियुक्त किया कि उसे काम के प्रत्येक दिन के लिए 55 रुपए का भुगतान किया जाएगा, लेकिन यदि वह अनुपस्थित रहा तो उसे 5 रुपए, उसे उस दिन क्या वेतन नहीं मिलेगा। उस दिन का वेतन तो मिलेगा नहीं, और 5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी लगेगा। ठीक है, तो 18 दिनों के बाद प्रबंधक ने मजदूर को कुल 810 रुपए का भुगतान किया। तो बताइए कि मजदूर को कितने दिनों तक काम से अनुपस्थित रहा। कह रहा है क्वेश्चन में सीधा सीधा कि उसने, प्रबंधक ने एक शर्त पे किसी मजदूर को रखा कि अगर आप डेली जिस दिन आओगे उस दिन आपको 55 रुपए तो मिलेगा, लेकिन जिस दिन नहीं आओगे वो 55 रुपए तो मिलेगा नहीं, लेकिन 5 रुपए आपके पर जुर्माना होगा अगर आपकी आए क्यों नहीं। तो उसने आगे दिया है कि वो टोटल जो है 18 दिन बीत गया। 18 दिनों के बाद जो है वो 810 रुपए उसने उसको पेमेंट किया। तो ये बताना है कि वो 18 दिनों में कितने दिन नहीं आया था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं, माना आने वाले दिनों की संख्या कितनी है, आने वाले दिनों की संख्या
ड्यूटी पे आने वाले दिनों की संख्या कितनी है? हमने मान लिया x है कि वो x दिन आया था। और नहीं आने वाले दिनों की संख्या, नहीं आने वाले दिनों की संख्या हम मान लेते हैं कितना है? y है। तो एक बात बताइए, टोटल ये कितना हो गया? x प्लस वाई। वो 18 दिन के बाद की बात कर रहा है कि प्रबंधक जो कह रहा है 18 दिन के बाद। 18 दिन में क्या है? वो आया भी है, नहीं भी आया है। टोटल समय है ना जो वो 18 दिन क्या है? उसमें वो आया है वो भी समय है, नहीं आया है वो भी समय है। तो टोटल टाइम आने वाला और न आने वाला कितना है? x आने वाला, न आने वाला y। लेकिन है टोटल 18 दिन, क्योंकि 18 दिन के बाद बात कर रहा है। तो टोटल समय कितना हो गया? 18 दिन। उसमें उसने वो आया भी है और कुछ दिन आया भी है, कुछ दिन नहीं भी आया है, लेकिन टोटल है 18 दिन। 18 दिन के बाद की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन कह रहा है आगे कि प्रबंधक ने मजदूर को कुल 810 रुपए दिए। तो अगर वो आता तो उसे कितना मिलता? 55 रुपए। तो हमने माना है कितना? उसने x दिन आया है, तो कितना मिला होता इसको टोटल? अगर एक दिन में 55 रुपए मिलता है, तो अगर वो x दिन आया है तो टोटल कितना मिल गया? 55x। ठीक। अब आगे कह रहा है कि न आने पर 5 रुपए का जुर्माना। तो हमने क्या माना है भाई? नहीं आया वो दिन कितना है? y है। और नहीं आया है मतलब क्या? 5 रुपए का जुर्माना तो देना पड़ेगा। अगर एक दिन का जुर्माना 5 रुपए है तो y दिन नहीं आया तो कितना? 5y जुर्माना देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? जितना कमाया था उसमें से 5y तो निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि 5 माइनस 5y ये क्या हो रहा है? उसके जेब से जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना है टोटल? 810 रुपए। टोटल कितना है? इतना दिन आया था और इतने दिन नहीं आया था जो कि जुर्माना दिया। तो ये माइनस घटा दिया हमने। अब सॉल्व कर लेते हैं, 5 से कटेगा तो 11x माइनस वाई बराबर 5। एक का 5, छक्का 30, 5 दूनी 10, 162। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा? 11x माइनस 162 बराबर y। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो अब सॉल्व तो कर ही सकते हैं। y की जगह यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 18 है, x प्लस वाई बराबर 18 है। y की जगह हम क्या रख देते हैं? 11x माइनस 162, x प्लस 11x माइनस 162 बराबर 18। तो इधर कितना हो जाएगा? 12x। कितना हो जाएगा? 12x। और ये कितना हो जाएगा? 180। तो x का मान कितना आ जाएगा? 15, क्योंकि 12 का गुणा 15 में करेंगे तो 180 आता है। तो x का मान कितना हो गया? 15। तो हमसे पूछा क्या है? नहीं आने वाले दिनों की संख्या, जिस दिन अनुपस्थित था। तो नहीं आने वाले दिनों की संख्या क्या थी? y। तो y का मान क्या होगा? x मान अगर 15 है तो y का मान कितना हो जाएगा? 3। तो 3 डे वो नहीं आया था। तो कौन सा हमारा आंसर सही है? सी। ठीक। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बाकी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए, ये बेसिक मेथड था जो कि आपको मैंने प्रॉपर बेसिक तरीके से समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा क्या था? बेसिक मेथड। चलिए दूसरा शॉर्ट मेथड भी बताता हूँ। तो शॉर्ट मेथड में कह रहा है कि जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो आता तो उसे कितना मिलता? 55 रुपए मिलता। और नहीं आने पर क्या हो रहा है? 5 रुपए अपने उसे जेब से देना पड़ रहा है। अगर आता तो 55 रुपए उसे वो कमा लेता, लेकिन नहीं आ रहा है तो भाई उसे 5 रुपए अब क्या देना पड़ेगा? अपने जेब से देना पड़ेगा। वो माइनस में जाएगा। आता तो प्लस 55 रुपए आता, और नहीं आ रहा है तो उसे जेब से देना मतलब माइनस 55 हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का सब फॉर्मूला लगाते हैं। आता तो 55 रुपए मिलते पर डे, और नहीं आता है तो उसे 5 रुपए अपने से जेब से देना पड़ता। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इनका एलिगेशन लगाते हैं इन पे। तो यहाँ पे जो आता है हमारा कि बीच में ये, तो ये कितना आता है? जब भी आपने देखा होगा कि इन दोनों का एवरेज कितना होता है वही तो आता है। अगर आता तो 55, नहीं आता तो -5। तो अगर देखा जाए तो एवरेज कितना मिलता है इनको पर डे? अगर देखा जाए तो एवरेज यहाँ पे, क्योंकि एवरेज ही तो लेते हैं पर डे का, तो एवरेज यहाँ पे कितना मिलता हमें? क्योंकि उन्होंने 18 दिनों बाद 810 रुपए दिया। कितने दिनों बाद? 18 दिनों बाद। ये पर डे का है ये भी,
पर डे, पर डे ये भी क्या है, पर डे कितना मिलता है, अगर एवरेज देखा जाए तो पर डे एवरेज में कितना मिला, तो 18×4 = 72, 18×5 = 90, 45 रुपये पर डे मिला उसको। तो अब हम लगा लेते हैं फॉर्म यूज। इधर कितना हो गया, 55 में से 45 गया तो ये कितना बच गया 10, और 45 में से माइनस का 5 गया तो ये जुड़ जाएगा 45 माइनस -5, भाई 45 माइनस -5, ये कितना हो गया 50, यही हो गया। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 और 1 का रेशियो आ गया। ये रेशियो आया किसका, क्योंकि वो 55 रुपये, यहाँ पे देखिए तो कह रहा है 55 रुपये पर डे, मतलब 55 रुपये मिलता है किसके, डे के हिसाब से। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, ये डे का रेशियो आ गया भाई, इसका डे का रेशियो। तो 55 रुपये वाला मतलब 5 यूनिट और 1 का अनुपात आ गया। तो यहाँ पे टोटल डे कितना है, 5 और 1 6 यूनिट है। हम मान लेते हैं कि 55 5x दिन आया था और x दिन नहीं आया था, तो टोटल कितना 6x। टोटल कितना हुआ, आने और ना आने वाले का टाइम संख्या कितना 6x, लेकिन वो 18 है, आना ना आना दोनों क्या है मिला के 18 दिन है। तो x का मान कितना हो गया 3, x का मान 3 आ गया। तो यहाँ पे कितना है, न आने वालों की संख्या, क्योंकि यहाँ पे -5 दे रहा है तो ये न आने वालों की संख्या है 3, और आने वालों की संख्या 15। तो हमसे पूछा क्या था, न आने वालों के दिनों की संख्या, तो ये कितना है 3, तो 3 से। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, बशर्ते आपको ध्यान से पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को आप ध्यान से बार बार पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए तो आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है मोहन, शिवम और गौरव ने 1880 रुपए की लागत से कार्य पूरा किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि 1880 रुपए का जो है वो टोटल कार्य किया, तीनों को मिला के 1880 रुपए जो उनका वेंडर था उसने दिया। तो कहने का मोहन ने 4 दिन काम किया, शिवम ने 5 दिन काम किया और गौरव ने 3 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5, 3 और 4 है तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो मोहन को हम मान लेते हैं M, शिवम को मान लिया S, गौरव को मान लिया G। तो पर डे इनकम कितनी है, उनकी रेशियो दिया है पर डे, एक दिन में उनको कितना मिलता है 5, 3 और 4 के रेशियो में इनको मिलता है 5, 3 और 4। हम मान लेते हैं कि मोहन को डेली जो है 5x रुपए मिलते हैं और शिवम को 3x और गौरव को 4x रुपए पर डे मिलते हैं। ये पर डे हो गया। अब बताइए उन्होंने काम कितना किया पर डे, और डे कितना काम किया उन्होंने। मोहन ने 4 दिन काम किया, शिवम ने 5 दिन काम किया और गौरव ने कितने दिन काम किया 3 दिन। तो टोटल इन्होंने काम किया। अगर इसको एक दिन में 5x मिल रहा था तो 4 दिन में कितना मिल जाएगा, गुणा कर देते हैं। तो टोटल इसको कितना मिल गया, टोटल प्राप्त मनी कितनी होगी, इसको कितना मिल गया, एक दिन में 5x मिल रहा था तो 4 दिन में कितना 20x मिल गया। इसको कितना मिल गया 5 तिहाई 15x रुपए मिल गया, और इसको मिल गया कितना 4 तिहाई 12x रुपए। ठीक, क्या मिल गया, अब टोटल इनको पैसा मिल गया 20x 15x 12x, जो कि है कितना 1880। टोटल क्या है 1880, और हमारा जो टोटल है वो कितना है 12 15 35, और ये कितना हो जाएगा 47x। ठीक, टोटल जो है वो 47x रुपए मिला, लेकिन वो कह रहा है कि 1880 रुपए मिला है। उसने 1880 रुपए दिया, हमारा जो आ रहा है वो कितना मिला 47x।
तो सॉल्व कर लेते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा 1880 बटा 47। तो ये कितनी बार जाएगा 7 चौक बार जाएगा, 4 चौका 16, 7 चौक 28, 168। तो ये कितना आया x मान 40। x का मान 40 आ गया तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। मोहन कौन है, ये है। मोहन को कितना मिला है भाई 20x मिला है। तो टोटल कितना हो गया इसका 20 गुणित 40 बराबर कितना 800 रुपये मिला। कितना मिल गया 800 रुपये। तो कौन सा सही है हमारा ई वाला। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको पर डे का दिया है और कितना दिन काम किया तो पता चल जाएगा ना कि अगर एक दिन में इतना कमा रहा है 5 रुपए तो 4 दिन में कितना कमाएगा 20 रुपए। सबकी अलग अलग दे रखी है कि वो एक दिन में इतना कमा रहा है, एक दिन में कमा रहा है। तो टोटल सबकी दिया है और टोटल उसने दिया है वेंडर ने कितना 1880 और हमारा टोटल जो है वो 47x है। तो एक्स का मान यहाँ से मिल गया और हमने रख दिया, फिर सॉल्व कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, लेकिन इसे आप ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। कह रहा है 60 पुरुषों को किसी कार्य को 40 दिन में पूर्ण करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन यह पाया गया कि 15 दिनों में केवल 1/4 कार्य ही पूर्ण हुआ। कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए अब कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। अब बताइए कि यहां पे कह रहा है कि 15 दिनों में, ठीक है, कितने पुरुष काम कर रहे थे 60। 60 पुरुष, ये हम आपको बेसिक मेथड से बता रहे हैं, बेसिक। ठीक है, बेसिक मेथड। तो 60 पुरुष 15 दिन तक काम करते हैं। कितना काम किया 1/4 कार्य किया। तो आप बताइए एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा। एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा बटे में चला जाएगा 1/4 गुणित 60 गुणित 15। ठीक, कार्य एक दिन में वो करेगा, इसकी पर डे की इफिशियंसी हो गई। ये क्या है हमारी इफिशियंसी हो गई ना भाई। वही पुरुष है, एक दिन की इफिशियंसी इसकी है। एक दिन या 1 घंटे की जब बात की जाती है वो हमारी क्या होती है इफिशियंसी होती है, जाहिर सी बात है। ठीक, अब आगे कह रहा है कि कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए अब और कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, अभी तक कितने। अब हम मान लेते हैं कि वो कितना उसने 60 प्लस x पुरुष काम कर रहे हैं। अब टाइम कितना बचा है हमें नहीं पता ना, कितना एक्स्ट्रा काम करेंगे। तो 60 तो काम कर ही रहे थे। अब हम मान लेते हैं कि x पुरुष और काम कर रहे हैं। अब टाइम कितना बचा है 15 दिन खत्म हो गया, 40 दिन टोटल था। अब बचा कितना 25 दिन। 25 दिन में वो कितना काम कर रहे थे 3/4 कार्य करना है भाई उनको। 3/4 कार्य करना है। ठीक, 3/4, क्योंकि हमने टाइम आदमी बढ़ा दिया ना, आदमी बढ़ा दिया कितना पता नहीं। अब हमें क्या करना है 3/4 कार्य कंप्लीट करना है। तो आप बताओ एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो 3/4 ये क्या हो जाएगा 60 प्लस x गुणित 25 होगा कार्य। अब देखा जाए तो एक पुरुष एक दिन में, एक पुरुष एक दिन में, दोनों बात है। कार्य इतना कार्य कर रहा है, ये इतना कार्य कर रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ये 1 ये 2, तो क्या होंगे 1 = 2 होगा, क्योंकि एक दिन के दोनों का है। तो अब हम रख देते हैं। तो 1/4 गुणित 60 गुणित 15 बराबर कितना 3/4 60 प्लस x इंटू 25। ठीक, अब 4 से 4 कैंसिल। ठीक, ये कितना होगा 15 छक्का 90,
सॉरी 5 से काट देते हैं, 5 तिहाई 15, 5 25, 5 12 में 60, यहाँ कितना 12 तिहाई 36, 36 तिहाइयाँ 108। ठीक, इसका गुणा इधर कर दिया, इसका गुणा इधर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 प्लस एक्स, और इसका गुणा इधर किया तो 12 तिहाई 36 तिहाइयाँ कितना 108, या 12 नवैया 108 कर सकते हैं, 3 का गुणा 3 में किया 9, 12, 12 गुणा 3 9, 12 नवैया 108, तो एक्स बराबर कितना 48, 48 व्यक्ति। और तो आप बताओ अब कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, अब और कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। हमने कितना माना था एक्स्ट्रा एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया 48, तो हमारा कौन सा आंसर चाहिए C। ठीक, तो ये हमारा जो था वो बेसिक मेथड था, प्रॉपर बेसिक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, और आपको शायद समझ में भी आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब अगला मैं शॉर्ट मेथड बताता हूँ। शॉर्ट ये है, ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि मेल आदमी जो है M1 कितना काम किया H1, और वर्क कितना किया, कितने घंटे काम किया या कितने दिन काम किया, ठीक है, MH_D1, ये वर्क 1 कितना किया बराबर किसके होता है MH और D2 अपन W2 कितना काम किया, ये बराबर होता है। तो आप बताइए 60 पुरुष किसी कार्य को 40 दिन में कर रहे हैं, तो कार्य कितने लोग कर रहे हैं 60 पुरुष। टाइम घंटा उसने नहीं दिया, दिन दिया है, दिन कितना है, डे कितना दिया है, डे उसने दिया है कितना 15 दिन काम किया उसने, तो 15 दिन। और वर्क कितना किया, टोटल वर्क 4 था। अगर देखा जाए तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, ये टोटल 4 था, टोटल जो हमारा 4 था, लेकिन 4 का एक भाग किया उसने, एक भाग उसने किया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स, सॉरी 1, M2 मतलब आदमी कितने हैं, अब आदमी बढ़ाना पड़ेगा भाई, उसने बोला ना एक्स्ट्रा, तो हमें पता नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि 60 प्लस एक्स, आदमी 60 तो काम कर रहे हैं, एक्स और टाइमिंग की कोई बात ही नहीं हुई है। D2 टाइमिंग अब कितना बचा है 15 दिन कर लिया, आप कितना दिन 40 दिन में 25 दिन बचा है, और काम कितना करना है 4 में से 1 काम कर लिया, अब काम कितना करना है 3 करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 तिहाई 15, 5 25, 5 12 में 60, 12 तिहाई 36, 108, तो बराबर कितना 60 प्लस एक्स, एक्स बराबर कितना 48 आ गया। तो कौन सा हमारा सही है सी वाला। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड था, अब वो बेसिक मेथड था, आप इसे शॉर्ट भी कह सकते हो, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए भाई, मैं यही कहूँगा कि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ करना कैसे। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे तो हमको लग रहा है माइंड में ही कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सोचना नहीं पड़ना है कि पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कह रहा है। तो ये सेकंडों का क्वेश्चन है, बस टिक करने में जितना टाइम लगे, आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे तो 10 सेकंड और मान लीजिए, और क्या। चलिए, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को वो लागत मूल्य पर बेचने का नाटक करता है, ठीक, लेकिन वह क्या करता है 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौल कर देता है। तो आप बताइए कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि हमें कैसे पता चलनी चाहिए, तो या तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता हो, या उनकी रेशियो पता हो, तब हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेशियो निकाल सकते हैं, CP एंड SP का। कह रहा है कि बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का नाटक करता है, मतलब कहने का अर्थ अगर वो 1 रुपए में खरीद के लाया तो 1 रुपए में बेच रहा है, ऐसा उसने कह दिया। लेकिन वो क्या कर रहा है, वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौल कर दे देता है। अगर कस्टमर ने मांगा कितना 1 किलो, तो कस्टमर ने तो मांग लिया 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, लेकिन इसने दिया कितना 900 ग्राम। कस्टमर ने पैसा किसका दिया 1 किलो का पैसा दिया, मतलब 1000 ग्राम का पैसा दिया,
और इसने के सामान कितना दिया, 900 ग्राम दिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट कितने का हुआ, एक जीरो से दो, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 यूनिट का हुआ। ठीक है, 1 यूनिट का प्रॉफिट देखा जाए तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, 9 इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11.11%। तो हमारा क्या आ गया 11.11%। कौन सा आंसर सही है हमारा, बी वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने कहा ना कि सेकेंडों का काम है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए फिर करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने एक दो और कराए हैं पहली बार, अगर आपने किए होंगे, वीडियो देखा होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि डेली आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव हो जाए और आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है जब एक वस्तु को 81 रुपए में बेचा जाता है तो होने वाला लाभ प्रतिशत 72 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत का दुगना होता है। तो यहाँ आप एक बात बताइए कि क्या है, कॉस्ट प्राइस तो सेम है लेकिन बेचने का दो अलग अलग प्राइस बता रहा है। ठीक है, तो हम ये हमारा क्या है, SP1 मान लिया हमने, ये SP2 मान लिया हमने, ये सेलिंग प्राइस 1, ये सेलिंग प्राइस 2, और हमारी कॉस्ट प्राइस तो सेम है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि होने वाला लाभ जो हमें 81 रुपए में बेच रहे हैं, लाभ प्रतिशत 72 में बेचने वाले लाभ प्रतिशत का दुगना है। तो हमने क्या है, SP1 माना है इसे, तो हम प्रॉफिट 1 भी इसे मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं क्या, प्रॉफिट 2। अब वो भी परसेंटेज में पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है कंडीशन दिया हुआ है। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ प्रॉफिट परसेंट दिया है, कह रहा है कि जो 81 रुपए में बेचने वाला प्रॉफिट है, परसेंट है, वो 72 में बेचने वाले लाभ का प्रतिशत का दुगना है। ये दुगना है किसका, इसका। अगर मैं 2 का गुणा इसमें भी कर दूं, क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ये इसका दुगना है, तो अगर 2 का गुणा इसमें मैं कर दूं तो ये क्या हो गए, आपस में अब बराबर हो गए। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज पी का क्या मान क्या होता है, पी बराबर, आप देखिए तो क्या होता है, SP1 प्रॉफिट हो रहा है तो SP1 माइनस CP, कॉस्ट प्राइस सेम है, अपॉन 100, सॉरी कॉस्ट प्राइस, फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, इंटू 100, और बराबर SP2 माइनस CP, ये 2 का गुणा हो रहा है, अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ क्या है, 100 कामन है, CP भी कामन है, तो यहाँ क्या आ गया, SP माइनस CP, 2SP2 माइनस 2CP। ठीक, तो आपको यहाँ से क्या एक चीज मिला, यहाँ से आपको एक पता चला है कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो और कॉस्ट प्राइस सेम है हो तो हमें ये इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, हम इतना डायरेक्ट लिख करके भी काम चला सकते हैं। ये कहानी लिख करके हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस ढेर सारी करनी पड़ेगी, आपको याद होना चाहिए कि इतना हो सकता है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। CP को इधर, 2CP को इधर लाते हैं और SP1 को उधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2SP2 माइनस SP1 बराबर, ये CP इधर 2CP इधर आएगा, एक माइनस एक प्लस, तो क्या हो जाएगा CP। तो CP बराबर क्या हो गया, 2SP2, 72 माइनस कितना 81, तो 72 दूना 144 में से क्या 81 गया, 44 और 19 कितना होगा 63, कितना है CP हमारा कितना आ गया 63 रुपए। तो यह क्या पूछा था हमसे, कॉस्ट प्राइस ही तो पूछा था, CP हमारा कितना आ गया 63, कौन सा आंसर सही है, डी। तो यहाँ पे आपको जब आप करते जाएंगे तो आपको ये चीजें पता चल जाएगी कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज हमारा सेम है और जो ये कंडीशन दे रखा है दुगना तिगना, तो ये कंडीशन अप्लाई करके हम इतना निकाल सकते हैं। ये कहानी CP/100 ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको डेली बाई डेली मिलती रहे और आप अपने स्पीड को इम्प्रूव कर सकें और एग्ज़ाम में बैठते ही गर्दा उड़ा के आ जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन और नए जोश के साथ।